गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम्म चलो क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। ओके। फॉरवर्ड। बेसिकली फॉरवर्ड में हमने क्या पढ़ा। फॉरवर्ड क्या होता है कि आज खड़े होके फ्यूचर का प्राइस अभी फिक्स कर देना, क्योंकि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर का प्राइस कुछ भी हो सकता है। ओके। टू फिक्स द प्राइस टुडे। फिक्स द प्राइस टुडे। टुडे फॉर द पीरियड आफ्टर 3 मंथ्स। पीरियड आफ्टर 3 मंथ्स। ओके। अब ये जो प्राइस फिक्स करेंगे वो कैसे होगा? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या कहता है? बेसिकली फ्यूचर का जो प्राइस होगा, थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस, theoretical forward price will be spot plus interest cost minus dividend. This is for equities. ठीक है। और कमोडिटी के लिए spot plus storage cost plus बाकी इंटरेस्ट कॉस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी माइनस कन्वीनियंस यील्ड। करेक्ट। फिर इसके बाद क्या पढ़े थे? लॉन्ग क्या है? लॉन्ग पोजीशन क्या है? कि बाय फर्स्ट एंड देन सेल। बाय फर्स्ट देन सेल। शॉर्ट पोजीशन क्या है? सेल फर्स्ट देन बाय। देन बुलिश क्या है? बुलिश मतलब अप ट्रेंड मार्केट। बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है। कुछ और पढ़े थे क्या? फिर आर्बिट्राज। हाँ, आर्बिट्राज आर्बिट्राज, वेरी गुड वेरी गुड, आर्बिट्राज। इसके बाद कल पढ़े आर्बिट्राज। ठीक है। आर्बिट्राज से पहले पढ़े कि फ्यूचर है क्या। पहले तो ये तो हो गया, फॉरवर्ड ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद फ्यूचर का। फ्यूचर्स है बेसिकली ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये देखा हमने। ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर का बेसिकली। इसको इसीलिए एक्सचेंज ट्रेडेड बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो फीचर्स क्या क्या थे फ्यूचर्स के? मिनिमम लॉट में ट्रेड होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड साइज बेसिकली। मार्जिन। हाँ, ये स्टैंडर्ड साइज में ट्रेड होगा, कोई एक रैंडम नंबर में ट्रेड नहीं हो सकता। फिर मार्जिन। मार्जिन में आपको इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन का कॉन्सेप्ट आएगा, आज पढ़ेंगे वो। ठीक है। मैं बस मार्जिन आपको बेसिकली आप 10 या 50 रुपया दे के आप 200 का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 200 का पोजीशन ले सकते हो बाय पेइंग 50 रुपीज़ ऑफ मार्जिन। ओके। ये कल डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। ओके। इसके बाद पढ़े थे मार्जिन के बाद होता है एमटीएम, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट एमटीएम का मतलब क्या है? कि ये हर रोज़ सेटल होगा। मतलब जितना मार्जिन हमने ऐड किया है, सपोज़ हमने 5,000 का मार्जिन ऐड किया है। ठीक है। 5,000 का मार्जिन ऐड करके हमने पोजीशन लिया है कितने का? सपोज़ 20,000 का पोजीशन लिया है। ठीक है, तो 20,000 का पोजीशन है और मार्जिन इतना ऐड किया गया है। 20,000 में वैल्यू जितना चेंज होता जाएगा, ठीक है, 20,000 से ये अगर 22,000 हो रहा है तो हमारा मार्जिन कितना होगा? 7,000। मार्जिन हर रोज़ एडजस्ट होगा। ठीक है।
और फिर अगर पोजीशन अगर सपोज़ 15,000 हो गया, 15,000 पे नहीं जाऊँगा, वो बाद में मेंटेनेंस मार्जिन का कॉन्सेप्ट आएगा। मान लो कि 18,000 हो गया, ओके, तो हमारा ये क्या आएगा, 3,000 हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड मार्क टू मार्केट। ठीक है, मार्क टू मार्केट इज़ बेसिकली एडजस्टिंग योर मार्जिन विथ योर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट और लॉस, एडजस्टिंग द मार्जिन विथ नोशनल P&L। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो पता है ट्रेड होता है तुम्हें, तो so this can be, future contracts can be, futures can be kept till maturity and honored at the end, or um, or can be sold before maturity। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे आर्बिट्राज। ठीक है, आर्बिट्राज क्या है कि अगर थियोरेटिकल प्राइस और जो एक्चुअल प्राइस है वो दोनों अगर सेम नहीं है, ठीक है, हम जो कैलकुलेट किए उसका वैल्यू सपोज आ रहा है 800। ठीक है, ये थियोरेटिकल वैल्यू, और ये एक्चुअल वैल्यू सपोज एक्चुअल में ट्रेड हो रहा है, एक्चुअल फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, एक्चुअल फ्यूचर ट्रेड हो रहा है 850 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आएगा। ओके, अगर स्पॉट 700 है, ऐसा कुछ है, तो इसके लिए हमने स्टेप देखा था क्या। स्टेप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली समझो कि स्पॉट रेट जितना है उसके लिए लोन ले लो, लोन ऑफ एक्चुअल स्पॉट प्राइस, फिर उसके बाद शेयर की खरीद लो, एक्चुअल शेयर खरीद लो, बाय शेयर विद दैट लोन एंड होल्ड दैट स्टॉक एंड होल्ड द शेयर। ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्ट है फ्यूचर, यहाँ पे बाय, स्टॉक को बाय किया है, यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं बिकॉज ये जो फ्यूचर का प्राइस है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है तो फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूड है तो बेचना सही रहेगा। ओके, शॉर्ट है फ्यूचर टू सेल द, शॉर्ट है फ्यूचर, फ्यूचर फ्रॉम द मार्केट as it is at higher value, as it is overvalued। ओके, फिर उसके बाद ये सब T0 पे कर लेना है। ठीक है, ये आफ्टर एक्सपायरी, ये एक्सपायरी पे, आफ्टर एक्सपायरी और ऑन एक्सपायरी क्या करना है कि बेसिकली जो लोन हम लोग लिए थे उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न द लोन विच वी टुक अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, जो लोन लिए हो उसको रिटर्न कर दो। फिर क्या करना है बोलो, फिर क्या करें, क्या क्या पेंडिंग हो सकता है पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए। बोलो, याद नहीं है किसी को। हम्म, सेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यस। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग शॉर्ट किए हैं, ठीक है, तो हमें शेयर देना पड़ेगा और पैसा रिसीव करना पड़ेगा कि एज वी हैव सॉर्टेड फ्यूचर, so sell, so deliver the stock you are holding and receive the agreed price, the agreed future price। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा,
सब शॉर्ट कर लिए, फिर उसके बाद डिविडेंड भी रिसीव कर लो, रिसीव द डिविडेंड। तो नेट में तुम्हारा अभी प्रॉफिट आ जाएगा, जितना रिटर्न किया, जितना तुम उससे कैश मिला प्लस तुम्हारा डिविडेंड माइनस ये, ठीक है, तो तुम्हें प्रॉफिट आ जाएगा। ये सबका क्लियर था या डाउट है कुछ? सर इस पे हाँ, क्वेश्चन जो था सर, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्वेश्चन में तो सेम ही है, एग्जैक्ट सेम थिंग ही है। क्या डाउट रहा उसमें? नहीं बन रहा था सर वो। अच्छा चलो ठीक है, वो क्वेश्चन क्या बाकी सबका हो रहा है या किसी का भी नहीं हुआ? चलो ठीक है, वो क्वेश्चन करके ही चलते हैं, आज ही करेंगे, ठीक है। आई डोंट वांट टू गो इनटू अनदर थिंग, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं समझोगे तो बाकियों का भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पहले करते हैं फिर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर था कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ बोलो? 41 42। ओके 42 पे चलते हैं। 41 थोड़ा सा अलग था, 42 पे देख सकते हैं। हाँ 42 ईजी है, यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि अच्छा पहले तो खुद इसका फॉरवर्ड प्राइस तो खुद निकालो। ओके अम, ठीक है, इसका प्राइस पहले खुद निकाल लो। बेसिकली दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू आनंद लिमिटेड शेयर प्राइस, ठीक है। करेंट प्राइस दिया हुआ है, 6 मंथ्स फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है 1950। एज्यूमिंग इट इज़ पॉसिबल टू बोरो मनी इन द मार्केट फॉर अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एट 12% पर annum, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थियोरिटिकल मिनिमम प्राइस। अब 6 मंथ्स फॉरवर्ड 50, पहले ये निकालो कितना है, 1908। सबका यही आ रहा है। नंद किशोर, स्पेशली फॉर यू, आंसर निकालो इसका। पूजा 1908, ओके। हो रहा है। देखो यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड कुछ लिखा नहीं है, तो अगर कंपाउंडिंग से कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर ये कंपाउंडिंग नहीं है, लिखा ही नहीं है कहीं सर पे, सिंपल ही है। लिखा नहीं है तो वो का कंफ्यूजिंग है। तो इसको क्या मंथली करना है या फिर कैसे करना है? बस सिंपल इंटरेस्ट लेके करो, इसका क्या होगा वैल्यू, तो फिर ये इसको ऐसे करो कि 1800, कुछ लिखा नहीं है तो 1800 इंटू 1 प्लस 12% जो भी है, 12% का 6 महीना कितना रहेगा, 1 प्लस 0.06, कितना आ रहा है, हो गया 1908। कुछ लिखा नहीं है। अच्छा ये भी लिखता हूँ, रुको। इफ नथिंग मैंशनड, assume it to be simple rate. If nothing mentioned, assume it to be simple interest, ठीक है। ये हो गया 1908 पे प्राइस निकल गया।
फिर इसके बाद आर्बिट्राज क्या करना है तुम ही बताओ, खुद एक एक करके स्टेप बताओ। अच्छा एक एक स्टूडेंट एक एक स्टेप बताओ, ठीक है। पहले अभिषेक बता दो क्या करना है मुझे। और ये फ्यूचर प्राइस ज्यादा है, मतलब फ्यूचर को सेल कर देना है। फ्यूचर को सेल कर देंगे, चलो ठीक है, पहले फ्यूचर को शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट फ्यूचर 1908 पे, स्पॉट को बाय कर। स्पॉट को बाय कर दें। स्पॉट बाय करने के लिए पैसा तो हमारे पास नहीं है, मान रहे हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। दरअसल बताओ पैसा कहाँ से लाएंगे। बाय शेयर 1800 पे टेकिंग ए लोन, हाँ ओके, टेक अ लोन फॉर 1800, ठीक है, एंड बाय अ शेयर 1800 कितने का इंटरेस्ट पे लिए, 12% पर annum के हिसाब से, ठीक है। अब शेयर खरीद लिए, ओके। फिर इसके बाद आर्बिट्राज कैसे करेंगे, ये तो हो गया ये सब T0 का काम, ओके। फिर एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी के दिन क्या करेंगे बताओ पूजा। पूजा इज नॉट देयर, लिप्सा बताओ। बताओ क्या कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन। अरे देखो समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, ठीक है, आई एम प्रिज्यूम कि सबका सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो फ्यूचर शॉर्ट किए हैं अभी हमारा, ऐसे अगर इसको अभी पोजीशन ले, ठीक है, हम अभी अपना पोजीशन का स्टेटमेंट बनाए, तो हमारा इक्विटी में क्या पोजीशन है, इक्विटी में एक स्टॉक हम लोग रखे हैं 1800 पे, करेक्ट। इक्विटी में 1800 का स्टॉक है। फ्यूचर में क्या है, अच्छा ये जो स्टॉक लिया है ये लॉन्ग का पोजीशन है, बिकॉज हमने ख़रीदा हुआ है, ठीक है, बाय ख़रीदा हुआ है। फ्यूचर का शॉर्ट पोजीशन है, ओके। फ्यूचर का जो शॉर्ट पोजीशन है ये आफ्टर 3 मंथ्स है, करेक्ट। आफ्टर 3 मंथ्स हमें डिलीवर करना पड़ेगा, करेक्ट, फ्यूचर में। बाकी लोन एक है जो हम 1800 पे लिए हैं, करेक्ट, लोन विथ 6% इंटरेस्ट, मतलब 12% इंटरेस्ट जो भी है। वेरी गुड दरअसल। सो ये शेयर खरीद लिए, फिर T3 पे, फिर ऑन एक्सपायरी जब हो रहा है तब क्या करेंगे, ये शॉर्ट जो किए हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर करने पड़ेंगे, ये जो आफ्टर 3 मंथ्स ये आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लोन भी ले रहे हैं तो यहाँ पे रीपेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स जो भी है, ठीक है। ये 6 महीने के बाद इसको रीपेमेंट करना पड़ेगा, फिर इसका भी जो फ्यूचर की हो उसको ऑनर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनर करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट करने का मतलब क्या है, फ्यूचर को अगर सेल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या था कि हम आज प्राइस फिक्स कर रहे हैं, फ्यूचर में कितने में बेचेंगे, करेक्ट। तो हमने प्राइस फिक्स कर लिया कितना, 1950 पे, ओके। शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट फ्यूचर 1908 पे कौन बोला, 1908 पे क्यों शॉर्ट करेंगे, 1950 में है ना मार्केट में, 1950 में शॉर्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, फ्यूचर का जो प्राइस है ज़्यादा है, फ्यूचर का प्राइस 1950 है, मतलब क्या है कि फ्यूचर, फॉरवर्ड का मतलब क्या था, फॉरवर्ड का अगर प्राइस दे रहा है तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि उस प्राइस में हम प्राइस अभी फिक्स कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितने में बेचेंगे, करेक्ट। फ्यूचर में हम कितने में प्राइस में बेचेंगे, वही है हमारा फॉरवर्ड का मतलब, ठीक है। तो अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि 3 महीने के बाद हम 1950 पे बेचेंगे, ठीक है। हमारा अभी ये सब पोजीशन है, आफ्टर 3 मंथ सेल एट 1950, हम ये कॉन्ट्रैक्ट किए, ये एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, फ्यूचर सेल का। और बाकी लोन हमारे पास है, 1800 का लोन लिया है 12% इंटरेस्ट का, 1800 का स्टॉक खरीद के रखा हुआ है हमारा, हमारे पास अभी ये 3 वो पोजीशन है। 3 मंथ है या 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ होगा ना। 6 मंथ ये, मैं बार बार 3 मंथ बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग, आई एक्सप्लेन, मैं 3 मंथ क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 1950 है, ठीक है। तो 6 महीने के बाद हम हमारा बेसिकली ये पोजीशन है, ठीक है, ये 6 मंथ है,
तो हमारा ये 3 पोजीशन है, एक इक्विटी लॉन्ग पोजीशन है जो हम स्टॉक खरीद के रखे हैं, एक फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर में हम ये स्टॉक को, जो आज 1800 का स्टॉक है, रखे हैं हम, फ्यूचर में इस स्टॉक को 1950 में बेचेंगे किसी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद एक लोन है हमारे पास, 1800 का लोन लिए 12% इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ देख सकते हो इसमें कि यहाँ पे अब आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, सॉरी, हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स हमें ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा, फ्यूचर का और लोन को, ठीक है। फ्यूचर को बेसिकली ऑनर कैसे करेंगे कि जो सेल किए हैं, सेल करने का एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है, उसको एक्चुअल में सेल करेंगे, मतलब डिलीवर द स्टॉक, रिसीव द प्राइस। प्राइस कितना? 1950, करेक्ट। जितने पे एग्री किए हैं उतना ही सामने वाला उतना देगा, ठीक है। बाकी लोन को रीपेमेंट कर देते हैं, रीपे द लोन। लोन रिपेमेंट कितना करेंगे? 1800 पे 6%, 12% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से 6 महीने के लिए, तो ये होगा 1800 इंटू 1.06, इट विल बी 1908, ठीक है। लोन रीपे कर दिए, उसको स्टॉक डिलीवर करके पैसा रिसीव कर लिए, जो स्टॉक रखे थे उसको स्टॉक दे दिए, फिर उससे 1950 रुपया ले लिए। फिर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया कितना, कितना हो रहा है? 42 का रिस्क लेस प्रॉफिट, जिसको इसको बोला जाए आर्बिट्राज प्रॉफिट और रिस्क लेस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि रिस्क लेस प्रॉफिट कैसे होगा, तो वो ये पूछ रहा है, ठीक है, आर्बिट्राज करने के लिए, आर्बिट्राज प्रॉफिट और रिस्क लेस प्रॉफिट, ठीक है। बिकॉज हम आज खड़े होके हम ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढे, ओके, जिसका अभी इतना प्राइस चल रहा है, 1950 का प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है। आइडियली उसका प्राइस कितना होना चाहिए? 1908। एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर लेंगे, वैसे जो कल अदानी का ले रहे थे ना, उस पर अगर कैलकुलेट करके देखेंगे 12% इंटरेस्ट के हिसाब से या कुछ परसेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से कितना आ रहा है और वो एक्चुअल में कितना प्राइस है, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि उस पर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है। अरे ये सबको ऐसे समझो, बोर अगर हो रहे हो ना, इसको ऐसे समझो कि खुद का पैसा लग रहा है, ठीक है, खुद कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर पैसों की ये नहीं आएगी ना, तब तो ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे सोचो कि खुद पैसा कैसे कमा सकते हैं इसमें से, ठीक है। सिंपल है, देख सकते हो कि जो अदानी का स्टॉक कल हम लोग देख रहे थे वो था 2200 कुछ पे। सर इन आर्बिट्राज कंफर्म प्रॉफिट होता है, कंफर्म प्रॉफिट होगा ना, रिस्कलेस प्रॉफिट, क्योंकि हम देखें कि इसका प्राइस होना चाहिए 1800, 1908, ये 1950 पे ट्रेड हो रहा है, तो हम फटाक से इसको ट्रेड बुक कर लिए, ठीक है। बट हमेशा ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इजीली जनरेट नहीं होते, ये ढूंढना पड़ता है, ठीक है, कौन सा जगह को कहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, कितना परसेंटेज का गैप है, ठीक है। अदरवाइज आपको उतना ही मिलेगा जितना RF रेट्स हैं। रिस्क फ्री रेट्स कितने होते हैं? 6%, 7%, जनरली 6%, 7% का ही गैप रहेगा जनरली, ओके। सर इसमें हम लोगों ने 3 फंक्शन किया। एक इक्विटी जो था हमारा 1800 पे हम लोगों ने लॉन्ग किया, हम्म। ठीक है। हम्म। एक फ्यूचर तो हम लोगों ने शॉर्ट किया 6 मंथ के लिए, वो 1950 पे, करेक्ट। ठीक है। और लोन लिया 1800 जो है अपना 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 6 महीने का, करेक्ट, ये ठीक स्टॉक है। खरीदने के लिए वो लोन लिया है स्टार्टिंग में। हाँ, हम्म। ठीक है, लोन लिया। हम्म। तो फिर हम लोग ने क्या किया, पहले जो है फिर ये अपना 6 मंथ में हमारा इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, वो हम लोगों ने निकाला। वो रीपे करना पड़ेगा हमारा लोन हम्म। 1908, हम्म। ठीक है। हम्म। और क्या कहते फिर जो है 6 मंथ के बाद जो है हम लोगों ने सेटल भी कर दिया, मतलब वो जो स्टॉक था उसको हम्म। सेल कर दिया सेल नहीं किया, 150 पे। मतलब वो फ्यूचर पे एग्री किए हैं इतने 1950 पे सेल करेंगे, तो बस वो जिससे एग्री हाँ किए थे उसको 1950 उससे लेके फिर 1800 का स्टॉक दे दिए उसको। हाँ, नहीं नहीं, ये जो हमारा लॉन्ग वाला 1800 वाला जो स्टॉक है उसका क्या कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा मेरे को। उसको दे दिए ना। अगर सेल कर रहे हो, सेल कुछ तो होगा आपके तुम्हारे पास, तभी जाके सेल करोगे ना। सेल का अगर एग्रीमेंट किया है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि आई एम ओह अग्रीइंग टू अच्छा। सेल एट दिस प्राइस इन द फ्यूचर, ठीक है। तो सेल करोगे तो सामने वाले को कुछ चीज़ दोगे ना, या फिर फालतू का सिर्फ पैसा वो दे देगा आपको। तो
वो दिया 1950 पैसा, 1800 का स्टॉक आप उसको दे दिए, ठीक है। ये स्टॉक सेटलमेंट में चला गया, ये जो स्टॉक है ये उस इधर को पेक हो गया, ठीक है। डिलीवर्ड दिस स्टॉक टू द फ्यूचर बायर, जो फ्यूचर बाय किया होगा ना, लॉन्ग किया होगा फ्यूचर। तो एक प्रॉफिट तो हमारा जो वो भी तो हुआ सर 1800 में हम लोगों ने शेयर खरीदा था, हम्म और क्या कहते हैं 1950 में हम लोगों ने उसे बेच दिया, तो हमारा तो करीबन 1500 रुपया, उस 150 रुपया उसमें ही प्रॉफिट हुआ। नहीं, बट 150 का तो प्रॉफिट हुआ, बट उस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगा नहीं रहे हो ना। यही तो कर रहे हैं 1800 पे। हम टाइम 1800 के साथ कंपेयर ना करके हम 1908 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज 6% का इंटरेस्ट तो नॉर्मली मिलता है। समझ में आ रहा है? 1800 के साथ कंपेयर ना करके हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? 1908 और 1950 का कंपैरिजन कर रहे हैं। तुम क्या बोल रहे हो कि 1800 का 1950 पे बिक गया, ठीक है, तो 6 महीने में हमें कितने का हुआ? 150 का प्रॉफिट हुआ, तुम ये बोल रहे हो, ठीक है। यस सर। ये 6 महीने का टाइम वैल्यू भी तो है 1800 का। अगर यहाँ पे स्टॉक ना खरीद के हाँ। तुम कहीं पे लगाते, सिर्फ एफडी लगाते, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाता है 1908। तो हमें इसीलिए इसको इसके साथ कंपेयर करना है, ओके। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का कॉन्सेप्ट हाँ ही सर यही ठीक है है। कि कितना एक्सपेंसेस आप, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आप कहीं पे और लगा, और पे जगह पे लगाते तो कितना मिलता है, तो नेट में कितना और जाता है, नेट तुम्हारा एक्सपेंसेस कितना है, वो पैसा मिनिमम थियोरेटिकल प्राइस, इसीलिए इसको बोला जाता है 1908, ठीक है। इसको इन व्हाट सिचुएशन इन अ स्टॉक और इंडेक्स आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैन बी फाउंड? व्हाट सिचुएशंस नॉर्मली यू कैन गेट इट। अगर देखो कि मार्केट में क्या जा रहा है, 1800 को कैलकुलेट करके देखो तुम्हारा कितना इंटरेस्ट परसेंटेज मार्केट में चल रहा है, और फिर इसका इसके हिसाब से थियोरेटिकली कितना चल रहा है। देयर इज़ नो सच सिचुएशन कि कुछ सिचुएशन में ही आएगा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। कैलकुलेट नहीं कर सकते वन बाय वन। योर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल। कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना वन बाय वन स्टॉक की इंडेक्स को लेकर करना कि पड़ेगा ऐसे थोड़ी, बस पैसा खुद का पैसा लग रहा है, थोड़ा सा रिसर्च तो करके करोगे ना। और बाकी ऐसे कोई बताएगा नहीं कि यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे आएगा, ठीक है। ये जनरली आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं वो ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, ओके। और ये खुद एक एक करके कैलकुलेट नहीं करते, इनके मॉडल्स होते हैं जो मॉडल कैलकुलेट करके बताते हैं कि इसका प्राइस आइडियली इतना होना चाहिए। मतलब कोई सिचुएशन नहीं है कि हम देख कर जान सकते हैं यहाँ पे हो सकता है वन नहीं, बाय वन ऐसे करना ऐसे पड़ता हाँ, ऐसे एक वन बाय वन रिसर्च करके करना पड़ेगा। है। चलो फिर, आर्बिट्राज सबका क्लियर है पूरा? अभी चलते हैं। देखो अगर तुम लोग अच्छे से समझते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर जैसे चुपचाप रहते हो तो मुझे लगता है कि हाँ सब कुछ क्लियर है, मे बी समझ में आया, मे बी नहीं आया, ठीक है। दैट इज़ वेरी अनसेटिस्फैक्टरी एक्चुअली, एटलीस्ट फॉर मी। एनीवेज चलो आगे चलते हैं, मार्जिन को पढ़ते हैं, ठीक है आज, ओके। मार्जिन का रिक्वायरमेंट किस में होता है, फॉरवर्ड के केस में कि फ्यूचर के केस में? बताओ। फ्यूचर। फ्यूचर के केस फ्यूचर में। के। फ्यूचर के केस में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेबी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा इसका कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो फिर खुद समझ जाओगे कि क्यों हो रहा है, ओके। देखो मार्जिन बेसिकली दो टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं, बट हमारे सिलेबस में दो ही हैं, तो नॉट गोइंग टू द थर्ड वन। इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। वैसे तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है। मेरे नंबर्स को अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। इनिशियल मार्जिन मान लो मुझे 1,000 रुपये का ट्रेड करना है, ठीक है। तो मेरा 1,000 रुपये का पोजीशन है, 1,000 मैंने पोजीशन ले लिया 1,000 का, ओके। इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये सब फैंसी ये पे मत जाओ, ये बेसिकली कर क्या रहा है देखो। म्यू का मतलब क्या है? म्यू का मतलब होता है मीन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो, मीन मतलब एवरेज बेसिकली, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि ये कितना, जो एवरेज है वो कितना परसेंटेज ऊपर या कितना परसेंटेज नीचे तक चेंज हो सकता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2% है, ठीक है, हम बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज ये 4% है, ठीक है, म्यू अगर 4% है और ऑन एन एवरेज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये 2% ऊपर जा सकता है, 6% तक जा सकता है, या फिर 2% तक आ सकता है। स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो बेसिकली इसका होता है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों आया, मतलब जितना चेंज हो सकता है उसका 3 गुना। ओके, अच्छा, इन सबसे पहले एक चीज़ समझा दो, मार्जिन का रिक्वायरमेंट क्यों है, समझ में आया है वो ये चीज़ या डाउट है उस पर? मार्जिन का रिक्वायरमेंट सेबी ने दिया ही क्यों है, पहले वो समझ लो, फिर ये समझने में आसान होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। मार्जिन का रिक्वायरमेंट क्यों दिया है, दरअसल बताओ, मार्जिन का रिक्वायरमेंट दिया ही क्यों है सेबी ने? टू प्रिवेंट डिफॉल्ट रिस्क, वेरी गुड। सो बेसिकली देखो, अगर नॉर्मली हम लोग कुछ मार्जिन वार्जिन नहीं होता फॉरवर्ड के केस में, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, फॉरवर्ड के केस में डिफ़ॉल्ट का रिस्क रहता, सपोज 6 महीने का एक्सपायरी है, ठीक है। 6 महीने के बाद अगर मैं सपोज फॉरवर्ड मैंने बाय किया था, या फिर एक पार्टी हूँ, मैं एक पार्टी हूँ और दर्शल इज़ वन मोर पार्टी। सो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे बहुत सारा लॉस हो रहा है, ठीक है, मान लो कि 1 करोड़ का मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करूँगा, तुम लीगल केस कर सकते हो, जो भी करना है करो, फॉरवर्ड के केस में, ठीक है। अच्छा, ये ओवरनाइट लॉस थोड़ी हो गया, मतलब मैं एग्री किया था कि मैं 100 रुपये पे ख़रीदूँगा, ठीक है, मैं 100 रुपये लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट किया था, आफ्टर 6 मंथ मैं 100 रुपये लॉन्ग पे ख़रीदूँगा, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसके साथ, दर्शल के साथ, ठीक है। ये 100 रुपये का प्राइस अगर बढ़ेगा तभी तो जाके मुझे फ़ायदा होगा ना, क्योंकि मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया है, ठीक है। मैं सोच के लिया था कि अब बुलिश, ठीक है, जब बढ़ेगा तभी जाके मुझे फ़ायदा होगा, बिकॉज मैंने 100 रुपये लॉन्ग का पोजीशन किया था, बाय नाउ, बाय फर्स्ट देन सेल, ठीक है। तो 100 का मैंने बाय कर दिया है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर ये बढ़ के 150 हुआ तभी तो जाके मैं सेल करूँगा और मुझे 50 का प्रॉफिट होगा। बुलिश का मतलब वही होता है, ठीक है। बट ये क्या हुआ कि धीरे 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 गिरते गिरते ये पहले 80 को आया, फिर 70 को आया, ठीक है, फिर आ गया 60, फिर 40, फिर 30 पे आ गया, ठीक है। सिर्फ गिरा, इतना गिर गया। तो गिरते 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 धीरे धीरे गिरा, देखो ओवरनाइट नहीं गिरा, एक दिन में नहीं गिर गया है, गिरते 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 गिरते, ठीक है, तो 30 तक आ गया। तो एंड में आके मैंने देखा कि मेरे को 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, फिर मैंने मना कर दिया कि मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा, तो लीगल केस करना है, जो करना है करो, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शल बेचारा फंस गया, ठीक है, तो उसके प्रॉफिट्स यहाँ पे रह गए। तो इसीलिए सेबी ने जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स नहीं, ट्रेडर्स को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने क्या बोला, क्या आप अभी ये ट्रेड तो करो, आप ये कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर तो कर सकते हो, ठीक है, बट आप अभी कुछ एक सफिशिएंट मार्जिन रखो, ठीक है। सफिशिएंट मार्जिन रखो, वो मार्जिन कितना होना चाहिए, सफिशिएंट मतलब कितना होना चाहिए, मिनिमम मार्जिन कितना होना चाहिए, म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम होना चाहिए। म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, म्यू होता है एवरेज, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, अगर ये आता नहीं है तो भी कुछ बात नहीं है, ठीक है। म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि ये बेसिकली मीन है, एवरेज है, ठीक है। कितना चेंज होता था फ्यूचर, मतलब कुछ पास्ट डेटा में ये कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका एवरेज है। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि ये कितना और चेंज हो सकता है, ठीक है, कितना ऊपर या कितना नीचे चेंज हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, मे बी अभी डाउट हो रहा होगा, जितना चेंज हो सकता है, ठीक है, जितना चेंज हो सकता है, सेबी बोल रही है कि उसका 3 गुना रखो। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि रिस्क ले सकते हो, ठीक है, इसको मतलब रिस्क समझ सकते हो
स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये इसको रिस्क एज अ रिस्क समझ सकते हो, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड कितना जा सकता है, ओके। तो जितना ऊपर या नीचे जा सकता है उसका 3 गुना पैसा दो, एवरेज तो दो, मिनिमम एवरेज तो दो, ठीक है, प्लस जितना चेंज हो सकता है उसका 3 गुना दो, ठीक है। तो सभी बोल रहा है कि इतना मिनिमम मार्जिन अभी मेंटेन करो, ठीक है, जितना कि तो तुम्हारा अगर फ्यूचर में कुछ भी लॉस हो, ठीक है, यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो गया, यहाँ पे 30 रुपये का लॉस हो गया, यहाँ पे 40 का लॉस हो गया, तो ये पूरा तुम्हारा एंड में सेटलमेंट ना हो, हर दिन ये मार्क टू मार्केट होता रहेगा, मतलब हर दिन ये तुम्हारे मार्जिन से एडजस्ट होता रहेगा। जो भी लॉस तुम कर रहे हो हर दिन ये चेंज होता रहेगा, ये तुम्हारे मार्जिन से एडजस्ट होते 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 जाएगा, सो दैट तुम्हारे ऊपर पूरा लास्ट को पूरा बर्डन ना पड़े, पूरा लास्ट को तुम ना बोलो कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, हो मैं कर लूँगा, ठीक है। उससे पहले एक एक दिन में ये पूरा सेटल करते 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 जाएंगे, ठीक है। वो जो पैसा इनिशियली रखना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल मार्जिन। समझ में आया, जिसको बोला जाता है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। क्लियर है, इनिशियल मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर है या कुछ डाउट आ रहा है? पूरा क्लियर है, चलो ओके। इस पर बस एक लाइन नहीं कर लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है। इस पर जगह छोड़ रहा हूँ और लेट दिस बी देयर, तो समझ में आएगा। जब रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आई एम कीपिंग इट हियर। इसके बाद मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, यही सेम एग्जांपल में देखो कि सपोज मान लो, अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूँ, अच्छे से ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये मैं 1000 का पोजीशन लेने वाला हूँ, 1000 का पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है, 200 का मार्जिन देना पड़ रहा है, ओके। 1000 का हो गया 900, फर्स्ट डे हो गया 900, ये फर्स्ट डे है, ठीक है, ये ज़ीरो है, ये फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे पे 900 हो गया, ठीक है। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि ये फ्यूचर क्यों रिस्की होते हैं, ठीक है। जितना पैसा आप लगा रहे हो, ये तो दिख रहा है कि 200 का मार्जिन है, जितना पैसा लगा रहा हूँ वो पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है, ठीक है, इफ़ यू डोंट प्लान इट प्रॉपरली, पूरा अगर अच्छे से प्लान नहीं करोगे तो, ओके। एंड दिस इज़ नेवर द केस कि आपका हमेशा ही प्रॉफिट होगा, अनलेस ये आर्बिट्राज कर रहे हो जिस पे कम प्रॉफिट होते हैं, जो ज़्यादा नहीं होते हैं। बट अगर नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका पूरा ही पैसा जा सकता है, ठीक है, अनलेस यू प्लान इट प्रॉपरली। देखो यहाँ पे 200 का मार्जिन मैंने ऐड किया था, 900 का पोजीशन हो गया, तो मेरा मार्जिन कितने का होगा, 100 का। हर दिन ये एडजस्ट होते जा रहा है, ठीक है, मार्जिन जो है हर दिन एडजस्ट होते जा रहा है। 900 का पोजीशन हुआ तो ये 200 का 100 हो गया। इनका अगर सपोज मेंटेनेंस मार्जिन है 100, ठीक है। मेंटेनेंस मार्जिन बेसिकली होता क्या है कि इनिशियल मार्जिन का कुछ एक परसेंटेज होता है, ठीक है, 75% या 50% या 85% या ऐसा कुछ होगा, परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन, ओके। 900 पोजीशन हुआ तो ये 100 पे मार्जिन पे आ गए। मान लो कि इसका टोटल मेंटेनेंस मार्जिन है 50%, ठीक है, 50% से नीचे जाएगा, ठीक है, 100 का मार्जिन अभी है, 50 से अगर नीचे जाएगा तो आपको एडिशनल मार्जिन पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा इनिशियल मार्जिन कितना है इस केस में, इनिशियल मार्जिन है 200, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में दिया था। मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, 50% ऑफ इनिशियल मार्जिन, जो कि है 100, ठीक है। तो 200 का हमने स्टार्टिंग में पेमेंट किया था, फिर यहाँ पे 900 का पोजीशन गिर के यहाँ पे 100 पे आ गए हम। कल को फिर सेकेंड डे क्या हुआ, मार्केट और नीचे गया, मैं बेचारा रो रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 850 का पोजीशन हो गया, ठीक है, 850 हो गया, तो मेरा मार्जिन कितने को आ जाएगा, 50 पे,
ठीक है। तो मेंटेनेंस मार्जिन को ब्रीच कर गया। मेंटेनेंस मार्जिन हमारा क्या था, 100। मेंटेनेंस मार्जिन को ब्रीच कर रहा है, 100 मिनिमम मार्जिन है, तो इसका मतलब ठीक है, मिनिमम इससे अगर गिरा तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको सीधा सीधा आपको मैसेजेस भेजना चालू करेंगे कि पैसा ऐड करो, पैसा ऐड करो, ठीक है, क्योंकि मेरा ये यहाँ पे नीचे आ गया है, 50 को आ गया है, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि आपको 150 रुपया ऐड करके फिर से इनिशियल मार्जिन तक जाना है, 100 रुपया तक नहीं जाना है, मेंटेनेंस तक नहीं, 150 रुपया में 150 रुपया ऐड करो, 150, 50 ऐड करके मेंटेनेंस नहीं जाना है, 150 ऐड करके इनिशियल तक जाओ, फिर से ऐड 150 टू अगेन अराइव एट इनिशियल मार्जिन। ठीक है। अगर ये पैसा आप ऐड नहीं कर पा रहे हो तो ये जो लॉस हो रहा है 150 का, वो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, सेल हो जाएगा, और फिर आपको ये लॉस पूरा आपको हो जाएगा, पूरा एक्चुअल रियलाइज लॉस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 150 रुपया ऐड कर देते हो तो ये आप इस पे रहोगे, ठीक है, टिक के रहोगे, तो ये 850 का पोजीशन यहाँ पे सपोज बढ़ा, धीरे 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 नेक्स्ट डे बढ़ा, 1050 हुआ, फिर नेक्स्ट डे 1100 हुआ, तो आपका फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये 150 रुपया ऐड करना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा है तो 150 रुपया ऐड करो, अगर ऐड करके वेट करोगे तो मे भी हो सकता है कि 1050 1100 हो जाए। ठीक है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी कि 850 का 700 हो जाए, फिर और गिर जाए, और गिरेगा तो आपका ये मार्जिन भी जाएगा हाथ से। समझ में आ रहा है या कंफ्यूज कर दिया मैंने? पूजा? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। किस चीज़ में हो रही है आप बोलो? एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज, ये मार्जिन वाला श्योर मतलब श्योर श्योर 150। श्योर श्योर श्योर। देखो, बेसिकली मैं जो अगर पोजीशन कुछ लेने की कोशिश कर रहा हूँ फ्यूचर के केस में, पहले इनिशियली कुछ मार्जिन देना पड़ता है। ठीक है। वो इन मार्जिन कितना होगा, म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब म्यू का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज जो पोर्टफोलियो जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, मान लो कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 1 लाख, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। म्यू का मतलब क्या होता है कि एवरेज और मीन, नॉर्मली मीन का मतलब होता है ये, तो म्यू का मतलब है कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, मे बी ले लो कि लास्ट 10 दिन का डेटा या फिर कुछ लास्ट पीरियड का डेटा, ऑन एन एवरेज ये डेली कितना चेंज होता है, डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डेली कितना चेंज होता है, दैट इज मीन, म्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि और कितना चेंज हो सकता है, ये तो मीन, ये तो चेंज हो रहा है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि और कितना चेंज हो सकता है। ठीक है। हाउ मच मोर इट कैन चेंज। सर ये हाँ, न्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो तो हर कंपनी का अलग अलग होगा फिर। डेफिनेटली अलग होगा। ठीक है, बिकॉज ये लास्ट कुछ दिनों का एवरेज लिया जा रहा है। ठीक है, डेली एब्सोल्यूट चेंज, तो ये हर कंपनी का हर इंडेक्स का अलग होगा, और ये हर दिन चेंज होता रहेगा बिकॉज ये डेली एवरेज का ले रहा है। ठीक है। तो डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ मच मोर इट कैन चेंज। ठीक है, इधर अपसाइड और डाउन साइड, डजेंट मैटर, कितना चेंज हो सकता है, साइड डजेंट मैटर एक्चुअली। ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब ही यही होता है कि जो हम एवरेज निकाले हैं ये एवरेज कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, एक रेंज दे सकते हैं। ठीक है। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लिया जा रहा है कि उससे भी एक कंजर्वेटिव अप्रोच, कि उसके अभी 3 गुना आप मार्जिन दे के रखो। ठीक है, एज अ कंजर्वेटिव अप्रोच।
टू कीप इनफ मार्जिन, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है इस पे मान लो कि ये 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का 1 लाख का वैल्यू है, ठीक है। तो इस पे एंटर करने के लिए, ठीक है, मुझे मार्जिन देना पड़ा। मार्जिन मान लो कि मुझे मार्जिन देना पड़ रहा है 25,000 का मार्जिन, ठीक है। ये कौन सी मार्जिन है? इनिशियल मार्जिन। कैसे कैलकुलेट किया गया? म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करके, ठीक है। 25,000 का इनिशियल मार्जिन दिया गया मुझे, मैंने देना पड़ा मुझे, ओके। फिर उसके बाद 25,000 दे के मैंने क्या पोजीशन ले लिया? 1 लाख का पोजीशन ले लिया है, करेक्ट। पोजीशन 1 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अच्छा इनिशियल मार्जिन इतना है और मेंटेनेंस मार्जिन है इनिशियल मार्जिन का मान लो 75%, ठीक है। सो मेंटेनेंस मार्जिन कितना है? 75, 25,000 इंटू 75%, इट्स 18,750, ठीक है। कल को पोजीशन जो 1 लाख था, मार्केट गिरा, ठीक है। नहीं, कल को मान लो कि कल को बढ़ रहा है, ठीक है। कल को ये 1,10,000 हो गया, तो मैं अभी खुश हूँ या दुखी हूँ? बोलो। अगर 1,10,000 हो गया तो मेरे मार्जिन का वैल्यू क्या हो गया? मेरे हाथ से बस अभी मार्जिन गया है, पोजीशन में कुछ गया नहीं है, पोजीशन अंडरलाइंग पोजीशन है बस, ठीक है। इनिशियल मार्जिन मैंने 25,000 लगाया था, मेरे पोजीशन का वैल्यू 1 लाख से 1,10,000 हो गया है। तो मैं बताऊँ मैं अभी खुश हूँ या दुखी हूँ? मैं हैप्पी और सैड? पूजा हैप्पी। हैप्पी, बिकॉज मेरा यहाँ पे 25,000 का 35,000 हो गया है, ठीक है। ये डेली सेटलमेंट हो रहा है, एमटीएम हो जाएगा। बट ये मैंने मतलब फ्यूचर का पोजीशन क्लोज नहीं किया है, ठीक है। अभी तक सेल नहीं किया है, फ्यूचर पोजीशन है, ठीक है। जब सेल करोगे तभी जाके रिस्क तुम्हारा खत्म हुआ, ठीक है। जब तक सेल नहीं करे हो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ये ऊपर गया है तो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो रिस्क है, ठीक है। तो फिर देखो 1 लाख का 1,10,000 हो गया, तो मेरे मैं खुश हूँ अभी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ये वैल्यू फिर गिर के कितने को आ गया? 80,000 पे नहीं, 80,000 इतना जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, मान लो कि ये 95,000 पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पे यार बेच देना चाहिए था, यहाँ पे मेरा अच्छा खासा 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था? प्रॉफिट वॉज 10,000, प्रॉफिट 10K हो रहा था, बट मैंने यहाँ पे बेचा नहीं, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नहीं किया। बट यहाँ तक आते आते क्या हुआ? 95,000 हो गया, तो मेरा मार्जिन का वैल्यू कितना हो गया? 20, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ऐड होऊंगा बिकॉज मेरा 25,000 का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 हो गया है वैल्यू, ठीक है। मैं क्या सोचूंगा कि मैं यहाँ पे बेच देना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरा लॉस हो गया 5,000 का। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था बट मैंने यहाँ पे बेचा नहीं और यहाँ पे लॉस हो गया, एक दिन में लॉस, ठीक है। 15-10,000 का प्रॉफिट था और फिर वो गिर के 5,000 का लॉस पे आ गया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है नेक्स्ट डे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि आ गया और नीचे, कितने को आया? 18,000 को आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डे 25,000, नेक्स्ट डे मतलब ये कितने का? 18,000 को आ रहा है, तो ये आ गया कितने को? 93,000 पे, ठीक है। ये 93,000 पे आ गया, तो मेरा मार्जिन कितना हो जाएगा? 18,000 पे। जबकि मेरा मेंटेनेंस मार्जिन कितना है? 18,750, ठीक है। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब मिनिमम मार्जिन, इट कांट गो बिलो दैट, ठीक है। मार्जिन कांट गो बिलो दैट, और टोटल मार्जिन कांट गो बिलो दैट, ठीक है। तो मुझे अभी ब्रोकर्स बार बार मैसेज करेंगे कि आप पैसा डालो। कितना डालने को बोलेंगे? पूरा इनिशियल मार्जिन और इसका डिफरेंस, मतलब 7,000 आप डालो, जैसे इनिशियल मार्जिन को कवर करेगा, ठीक है।
तो मुझे अभी 7,000 ऐड करके 750 ऐड नहीं करना है, मेंटेनेंस मार्जिन को रिप्लेनिश नहीं करना है, मुझे पूरा इनिशियल मार्जिन को रिप्लेनिश करना पड़ेगा. सो वी आई हैव टू कीप मिनिमम, अगेन आई हैव टू ऐड 7,000 मनी. बोलें कि 7,000 पैसा दो, ठीक है, मिनिमम ऐड करो मार्जिन में, सो दैट हम ये स्टॉक ना बेचें. मिनिमम अगर ये है तो वो नहीं बेचेंगे, बट आपको ये इनिशियल मार्जिन तक रखना पड़ेगा, ठीक है. वो बोलेंगे कि 7,000 का मार्जिन ऐड करो, 25,000 तक रखो. फिर ये प्रोसेस फिर से चलेगा कि ये कितना नेक्स्ट डे कितना हो रहा है, नेक्स्ट डे उसके बाद कितना हो रहा है, ये चलेगा, ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, बच्चे क्या करते हैं, इस पर गलती करते हैं कि 18,000 को फिर से 750 ऐड करके मेंटेनेंस मार्जिन तक ले आते हैं, ठीक है. ऐसे नहीं होगा, इसको फिर से 7,000 देके इनिशियल मार्जिन तक लाना पड़ेगा फिर से. तो ये मैं लिखवा दूंगा, भी समझ लो पहले. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? क्लियर है या नहीं? चलो ओके. यस सर. फिर इसके बाद मान लो कि मैंने 25,000 का ऐड तो कर लिया. ओके, अगर आप बोलो कि मैं ऐड नहीं करता तो क्या होता, ठीक है. अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करते 7,000 और 18,000 पे ऐसे ही छोड़ देते, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाता, ठीक है. स्क्वायर अप होता मतलब क्या, आपके पीएनएल में, ठीक है, आपके पीएनएल में ऑलरेडी 7,000 का जो नोशनल लॉस दिख रहा है, कितना, 1 लाख का पोजीशन से 93,000 तक आ गए हो, तो जो नोशनल लॉस था अभी तक वो एक्चुअल लॉस हो जाएगा. 7,000, वो 7,000 का लॉस बुक हो जाएगा, ठीक है. ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ का मतलब एक्चुअली सेल हो गया, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया. मतलब हम लोग यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन लिए हैं, उसका क्लोज करने के लिए एक शॉर्ट पोजीशन जाएगा, तो वो एक्चुअली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, फिर तुम्हारा 7,000 का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है. अगर मैं मार्जिन रख नहीं रहे हूँ इस पर, अगर मान लो कि मैंने 7,000 का पोजीशन ऐड कर दिया और 25,000 तक लेके मैं आ गया, ठीक है. कल को ये 93,000 जो पोजीशन है, ये अगर बढ़ के मान लो कि कल हो गया फिर 1 लाख फिर से हो गया, ठीक है, या फिर 99,000 हो गया ये कल को, ठीक है. तो फिर जो मैं 25,000 ऐड किया था, वो मेरा वैल्यू फिर से बढ़ेगा, यहाँ पे मार्जिन में का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31,000, करेक्ट. फिर ये 99,000 के बाद नेक्स्ट डे अगर ये हो गया 1,05,000, ओके, तो ये 31,000 का 37,000 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा. बट अगर ये 99,000 का फिर से गिर के हो गया 90,000, ठीक है, तो फिर से ये सब प्रोसेस चालू होगा. 31,000 से कितना गिरा, मतलब 9,000 गिरा, मतलब कितना हो रहा है, 22,000, ठीक है. फिर अगर और फिर से गिर रहा है, तो और फिर से मेंटेनेंस मार्जिन टच कर लिया, तो फिर से आपको मार्जिन ऐड करवाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? आई होप ये क्लियर है सबका. चलो ओके, वेरी गुड. देखो, कुछ भी बेसिक सा भी डाउट आता हो तो डोंट हेजिटेट, ओके, यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट मल्टीपल टाइम्स. इसका क्वेश्चन नंबर आई थिंक, हाँ 44 यही है. um, अच्छा, थोड़ा सा एक कहानी सुनो, ठीक है. जब मैं इनिशियली मैं खुद की स्टोरी बोल रहा हूँ, ठीक है. जब मैं इनिशियली ट्रेड करता था, धीरे धीरे जब स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में हर ट्रेडर को लॉस होता है, मुझे भी बहुत सारे लॉस हुए, ठीक है. मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये कब एंट्री लेना है, कब एग्ज़िट लेना है इसका, ओके. तो बहुत सारे लॉस हो के बाद धीरे 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 बहुत ठोकरें खाने के बाद ये समझ में आया कि ये जो फ्यूचर का मार्केट है ये बहुत रिस्की है, ठीक है. अगर आप इसको अच्छे से ट्रेड करोगे तो इस पर प्रॉफिट कमा सकते हो, बट लॉस भी हो सकता है. लॉस अगर तो मगर लॉस अगर हो रहा है तो इतना छोटा मोटा लॉस नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल जा सकता है, ठीक है. अगर मैं 1 लाख लगा रहा हूँ तो फिर मेरा पूरा 1 लाख जा सकता है, ठीक है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेरी रिस्की. धीरे 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 समझ में आता है ये.
जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे। देखो कि सेंसेक्स फ्यूचर्स बोल रहा है कि सेंसेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एट ए मल्टीपल ऑफ 50। मल्टीपल ऑफ 50 का मतलब क्या है बताओ? लॉट, लॉट साइज है 50, ठीक है, ये है लॉट। कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशंस ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स इन द 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग February 2009, ठीक है। ये 10 कोटेशन है। कोटेशन क्या है? इतने ये डेट को इतना हाई गया और इतना लो गया और इतने पे क्लोज हुआ सेंसेक्स। फिर फिफ्थ को ये इतने में क्लोज हुआ, इतने में क्लोज हुआ, एंडिंग में इतने इतने में क्लोज हुआ है। डे में इतना हाई गया है, दिन में इतना हाई गया है और लो भी गया है, बट इतने में फाइनली इतने में के क्लोज हो गया। ओके। अभिषेक, अरे भाई अभिषेक हर जगह है। अभिषेक बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन February 4th। ओके, फरवरी को वो खरीदा है एक सेंसेक्स, वन सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000। तो ये क्या है? एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डेली एब्सोल्यूट चेंज कितना ऑन एन एवरेज, वो कितना चेंज हो रहा है, ये है क्या बताओ? म्यू 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 है, ठीक है। फिर बोला स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दिस चेंजेस इज 2000। स्टैंडर्ड डिवीजन, अच्छा म्यू दिया है कितना, 10,000, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दे रहा है अमाउंट में, दे रहा है 2,000। तो इसका मतलब क्या है पता है? स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब क्या है कि जो 10,000 जो हम एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है, वो 8,000 तक जा सकता है या फिर 12,000 तक भी जा सकता है। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब यही होता है, ठीक है, एक रेंज देता है वो स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। 8,000 तक जा सकता है और 10,000 तक, 12,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि जो एवरेज है वो बस एक नॉर्मल एवरेज है, राइट। ओके। फिर बोल रहा है कि मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट। मार्जिन अकाउंट में कितना डेली बैलेंसेस रहा, एंड पेमेंट ऑन द मार्जिन कॉल्स इफ एनी, ठीक है। एंड कुछ और मुझे एडिशनल पेमेंट करना पड़ा क्या मार्जिन कॉल्स पे? मार्जिन कॉल्स का मतलब होता है कि जब वो ब्रोकर्स बोलते हैं ना कि पैसा ऐड करो, 7,000 का यहाँ पे बोला था मैंने, ठीक है, पैसा ऐड करो करो बोलते हैं, क्या उस पर कुछ मुझे कुछ ऐड करना पड़ा क्या? ट्राई करोगे? आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली ट्राई करो, 5 मिनट लो, ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, खुद ट्राई करो। देखो यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन समझ में आया जिसको, देख सकते हो कि क्लोजिंग प्राइसेस इतने इतने हैं, ये हाई प्राइस या लो प्राइस है, मतलब दिन में मार्केट इतना हाई गया इतना लो गया, बट एंड में आके इतने में क्लोज हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, एंड में आके इतने में क्लोज हो गया। सिमिलरली फिर हर दिन ऐसे ऐसे क्लोज होता गया, ठीक है, ये प्राइस में क्लोज होता गया। फिर ये तुम्हारा इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन का डेटा दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि डेली बैलेंसेस मार्जिन में कितना रहना चाहिए। पहले तो इनिशियल मार्जिन निकाल के करके बताओ, इनिशियल मार्जिन कितना आ रहा है बताओ? दरअसल 16,000, ओके। इनिशियल मार्जिन 16,000 आ रहा है, विशेष 16,000, ओके। चलो इनिशियल मार्जिन पहले मैं लिख लेता हूँ 16,000, चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो सही होगा। इनिशियल मार्जिन म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। म्यू है कितना हमारा 10,000 प्लस 3 × 2,000, तो 16,000 का मार्जिन है। तो देख पा रहे हो ये फॉर्मूला का लॉजिक, क्यों 3 स्टैंडर्ड डिवीजन है? क्योंकि सेबी बोल रहा है कि आप इनफ मार्जिन रखो, ठीक है। 16,000 एवरेज तो 10,000 है, ठीक है, चेंज इतना हो रहा है, बट आप 16,000 का मार्जिन रखो, सो दैट और भी मार्जिन हो और जो ट्रेडर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टर है, ठीक है। इनिशियल मार्जिन रहा 16,000, फिर उसके बाद मेंटेनेंस मार्जिन क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन इज टू यू सिमरन। मेंटेनेंस मार्जिन कितना आएगा? 12,000, परफेक्ट। 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन, ठीक है, जो कि है 12,000, ठीक है। देखो अब बोल रहा है कि ट्रेड करने के लिए पहले तो मुझे 16,000 देना पड़ेगा, इसका मतलब, करेक्ट।
तो जो बोला है 50 लॉट हैं, ठीक है, 50 एक, मतलब 50 एक एक लॉट में 50 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसका मतलब, करेक्ट। तो ये जो है ये एक सेंसेक्स का है, ठीक है, टोटल पूरा एक ही सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स का वैल्यू ये है, ठीक है, क्लोज हुआ। और हम 50 ले रहे हैं, ठीक है, 50 सेंसेक्स बाय कर रहे हैं, सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एक लॉट ले रहे हैं हम सपोज, ठीक है। तो बता सकते हो कि फर्स्ट डे को 3296.5 जो था क्लोजिंग हुआ, फर्स्ट डे को मेरा प्राइस कितने में आएगा, वैल्यू, मेरा पोजीशन था, पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फर्स्ट डे और सेकंड डे को मिला के। फर्स्ट डे को तो मैं चला गया यहाँ पे, कितना तारीख, 4 फरवरी को, 4 फरवरी को ये डेट है, ठीक है, ये डेट है, फिर ये अपना मार्जिन है, और फिर चेंज लिख लेते हैं, चेंज इन मार्जिन, फिर मार्जिन बैलेंसेस, ठीक है, और कॉल इफ एनी। देखो फोर्थ को मैं तो हम लोग खरीद रहे हैं कितना, 3296.50 पे, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज वेंज नहीं है, प्राइस पे इतने पे खरीदे, तो चेंज पे नहीं लिख रहा हूँ इसको, मार्जिन पे छोड़ो। फिर मार्जिन हमारा यहाँ पे 16,000 का मुझे ऐड करना पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ को क्या हुआ, फिफ्थ को प्राइस कितना आ गया, 3294.40, लॉट जो लॉस 50 हुआ। का है उसका कंसीडर नहीं करेंगे किसका किसका, सर? लॉट लॉट साइज 50 जो है। हाँ लॉट साइज का कंसिडर करेंगे ना, लॉट साइज 50 के लिए 3296.50 जो जितना लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए लॉस साइज ही चाहिए ना, समझ में आया या ना तो जैसे हाँ बोलो। 16,000 जो हम लोगों ने इनिशियल मार्जिन निकाला वो एक के लिए था ना हमारा, तो नहीं, क्यों 50 के लिए क्यों तो क्यों, लिखा मल्टीप्लाई तो है ना, करना। लिखा तो है ना, देखो काउंटर क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो। अभिषेक बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 लॉट है, ठीक है। द एवरेज डेली एब्सोल्यूट वैल्यू इन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो लिया गया है इस पूरा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दिया है। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 50 लॉट है, तो हम पूरा 50 लॉट के लिए इतना है मार्जिन, समझ में आ रहा है। यस सर। चलो सॉरी। तो मतलब एक फ्यूचर में 50 लॉट है, ठीक है, मतलब एक लॉट में, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 50 लॉट नहीं है एक्चुअली, 50 के मल्टीपल में है, ठीक है, 50 सेंसेक्स हैं, तो 50 सेंसेक्स, ठीक है। तो बताओ मुझे लॉस कितना हुआ फर्स्ट डे में, फिफ्थ को लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, और लॉस हुआ तो कितना हुआ। क्वेश्चन इज टू यू हिनल। हिनल बस नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन ही है, क्लोजिंग इतना है और फर्स्ट डे का क्लोजिंग इतना था, सेकंड डे का क्लोजिंग इतना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वही तो है प्रॉफिट या लॉस। हम लोग यहाँ पे सपोज खरीदे थे, ठीक है, उसने दिया है ना कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब खरीदा, February 4 को, हम लोग 4 फरवरी में खरीद लिया, किसने, अभिषेक ने, तो फिफ्थ तक उसका कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ, 2.1 आ रहा है क्या, यस 329, सर। हाँ 2.1 इंटू 50 कितना हो रहा है, Yes. कितना लॉस है, 105 का लॉस है, ओके 105, ओके ओके 105, हाँ। तो मार्जिन से ये माइनस होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, हमारा अपडेटेड मार्जिन क्या रह जाएगा, 15,895, ठीक है। हमारा मेंटेनेंस मार्जिन को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, 12,000 का, ठीक है। फिर सिक्स्थ को कितना रहा बताओ, सिक्स्थ को वैल्यू रहा वो 3230 हो गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
प्रॉफिट हुआ है लॉस? ओके, अच्छा इसको डिटेल में कैलकुलेशन लिखना है क्या? आई होप सबका क्लियर हो रहा है। 3230.4 माइनस 3294.4 250 3200 का लॉस हुआ उसको, 3200 रुपये का लॉस हो गया। 15895 माइनस 3200, तो इसका आ गया 12695। देख सकते हो क्लोज तक आ गया। ठीक है, अब ये बंदा रो रहा होगा कि मेरा पैसा डूब रहा है, धीरे 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 वो देख रहा है और डूब रहा है पैसा। ठीक है, फिर हाँ, फिर नेक्स्ट डे कितना आ रहा है? नेक्स्ट डे हो गया 3212.30 और गिर गया, देख सकते हो। ठीक है, मुझे बताओ सेवेंथ को लॉस कितना हुआ और उसके हिसाब से मार्जिन कितना रहेगा, मुझे बता दो। ये वाली चीज़ मुझे बताओ। लॉस आया 950 905। ओके, फिर बैलेंस कितना होगा? नंद किशोर बताओ बैलेंस कितना रहेगा? दरअसल 11,790। अच्छे से सोच के बताओ। 11,790 है, इसमें अब 16,000 को ये करके 4,210 रुपये ऐड करवाना होगा। करेक्ट, तो ये हो तो क्या 11,790। ठीक है, बट अभी क्या, क्योंकि ये आपका मेंटेनेंस मार्जिन को क्रॉस कर रहा है, नीचे जा रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो आपको कॉल मनी मतलब ये कॉल्स आएंगे। ठीक है, कॉल्स मतलब पैसा देने के लिए मैसेजेस। ठीक है, ये पैसा ये आपको 16,000 और 12,000 मतलब 11,790 में जितना डिफरेंस है 4,210, वो ऐड करके मार्जिन को फिर से 16,000 में लाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबका? अगर ये ब्रीच कर गया मेंटेनेंस मार्जिन को, अगर ब्रीच कर गया तो पैसा ऐड करो और फिर इनिशियल मार्जिन पे रिप्लेनिश करो। ओके, फिर 16,000 पे आ जाना है तुम्हें। इसके बाद ये सब तो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पूरा बहुत मतलब ये प्रोसेस है में। ठीक है, बट ये जैसे तुम्हें अभी लग रहा है ना, बट सिंपल सा लग रहा हो कि हाँ जो पैसा 4,200 ऐड कर दिया, ये इट्स नॉट दैट सिंपल। ओके, बट ये कोर बेसिक है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। तो इसके बाद टेंथ को 3267.50 हो गया। अच्छा, इसके बाद वाला तुम खुद कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, ये वाला होमवर्क ले लो क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आई थिंक एक क्वेश्चन और है, बट ये वाला होमवर्क ले लो, ये वाला खुद ट्राई करना घर पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? एक लाइन बस लिखा देता हूँ कि इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन होता क्या है। कहाँ गया हमारा? ये सब हटाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखे हैं हम लोग इनिशियल मार्जिन क्या है, म्यू इक्वल्स टू लिखे हैं। ठीक है, फिर भी मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल मार्जिन money to be given, money to be added to the margin account to start the trade, to enter into the trade. ओके, फिर इसके बाद ऑन अ डेली बेसिस जो एडजस्ट किए हम लोग मार्जिन को, उसको बोला जाता है एमटीएम। जो हम लोग इधर किए ना, जो लॉस कर रहे हो 105 को एडजस्ट करके मार्जिन करना, ये प्रोसेस को बोला जाता है एमटीएम, मार्क टू मार्केट। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस the profit or the notional profit or loss or the change in value of contract or change in the value of the contract will get adjusted against the margin.
ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ द रिवाइज्ड मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन फिर चलते हैं। इफ़ आफ्टर द एडजस्टमेंट्स द margin money is going below the maintenance margin, then we have to, then ये वाला रेड में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जनरली गलती करते हैं इसमें, then we have to add money to again arrive at the initial margin. ओके, नोट लिख रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, do not add money to replenish maintenance margin. We have to arrive initial margin. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबका? अगर क्लियर है तो नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये वाला बाकी थोड़ा सा खुद ट्राई करना घर पे। ओके, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई एम कवरिंग इट नाउ। देखो, पहले तो है बेसिस। जो स्पॉट रेट है और जो फॉरवर्ड रेट है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है बेसिस, ठीक है। ये टर्म्स को बोल रहा हूँ, ठीक है, बस समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट में यूज़ होता है कि बेसिस कितना है बस। तो स्पॉट प्राइस माइनस फॉरवर्ड प्राइस और फ्यूचर प्राइस जो भी है, फ्यूचर्स प्राइस, ठीक है, इज योर बेसिस, ठीक है। तो एक चीज़ देख सकते हो कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का फॉर्मूला था वो क्या था, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहा था, ठीक है। तो अभी होता क्या है ना, फ्यूचर के अगर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे तो जनरली हमेशा उनका 3 महीने का एक्सपायरी रहता है, हमेशा 3 मंथ्स एक्सपायरी, ठीक है। बट एग्ज़ाम हमारे थियोरेटिकली बुक्स में दे रहा है 6 महीना, 1 साल ऐसे दे रहा है, बट प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो 3 महीने का ही एक्सपायरी रहता है। और ये एक्सपायरी कब होता है? लास्ट थर्सडे। ये जुलाई से फ्राइडे कर रही है सेबी, बट ये लास्ट थर्सडे को होता है, हमेशा लास्ट थर्सडे को ये स्क्वायर अप होता है, क्लोज होगा, एक्सपायरी होगा, ठीक है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ओके, चलो ये सब एक्चुअली रेलेवेंट नहीं है तो मैं इतना लिखा नहीं रहा हूँ इस पर, ये बिकॉज कंफ्यूज हो जाओगे इस पर, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल भी, ये जो अभी बोला ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। देखो, क्योंकि 3 महीने का एक्सपायरी है, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेम कॉन्ट्रैक्ट है, सेम कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, मान लो 100 kgs ऑफ एप्पल, ओके, कमोडिटी है, ऑयल ख़रीदना है हमें, 100 barrels ऑफ ऑयल, ओके, एट सम $89, ठीक है, सॉरी रुपीज़ में ले रहे हैं तो मान लो कि 10,000 है, ठीक है, 10,000 पर बैरल, हमें 100 barrels ख़रीदना है। यहाँ पे स्पॉट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हम ले रहे हैं, तो फ्यूचर का प्राइस में यहाँ पे मिनिमम क्या आएगा, ठीक है। अगर 10,000 है, 10,000 इंटू 1+R करूँगा मैं, ठीक है। मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। आर ये पूरा मान लो कि 3 महीने का है, ठीक है। तो ये हम अभी कितना टाइम बचा है, अभी ये जीरोथ में हम खड़े हैं, ठीक है, ये 3 महीने का टाइम बचा है, ठीक है। अभी जो 10,000 है, हम ये 3 महीने के, अगर मान लो 12% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये आया 0.03 मान लो, ठीक है। तो 10,000 इंटू 1+0.03, ओके, 10,300 आया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बेसिस कितना है, बेसिस इज 300,
करेक्ट। स्पॉट है 10,000, स्पॉट है 10,000 और यहाँ पे फ्यूचर है 10,300 इस डेट पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखूँगा, नीचे लिख रहा हूँ मान लो, ठीक है। स्पॉट हमारा यहाँ पे इस डेट पे स्पॉट क्या है 10,000 और 3 मंथ्स फ्यूचर क्या है 10,300, करेक्ट। अब मान लो यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस कितना था, इसका मतलब फ्यूचर का प्राइस था 10,300 फ्यूचर प्राइस, ठीक है। अब आ गए हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, हम आ गए यहाँ पे, 1 मंथ पास हो गया, ठीक है। स्पॉट रेट वही है 10,000 है, स्पॉट रेट में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो हम इस पे क्या कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस 12% का ही इंटरेस्ट रेट है, बट यहाँ पे जो 12/1 + r के लिए हम 0.03 जो किए, इस पर क्या किए बेसिकली 0.12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 कर रहे थे, 3 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बाकी कितना टाइम बचा है, 2 महीने ही बचा है, करेक्ट, 2 महीने ही बचा है। तो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, 0.12 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 10,200, ठीक है। तो इस पर क्या क्या वैल्यू आएगा 10,200, यहाँ पे फ्यूचर का सेम कॉन्ट्रैक्ट सेम सब कुछ, पर 10,300 है और ये 10,200 में आ गया, ठीक है। बाकी एक और देखें सपोज, फिर यहाँ पे फिर यहाँ तक आ गए और 1 महीना ही बचा है, ओके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10,100, ठीक है। मान लो और टाइम बचा ही नहीं है, आज ही है, ठीक है। आज ही केस में क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, तो आज ही केस में आज ही का सपोज एक्सपायरी है और आज ही का दिख रहा है, तो स्पॉट और फ्यूचर दोनों का प्राइस सेम रहे, सेम हो जाएगा, 10,000 पे आ जाएंगे, बिकॉज और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ही नहीं। समझ में आ रहा है या फिर डाउट हो रहा है? आई एम श्योर डाउट आना चाहिए, पूछो। क्लियर है या फिर से समझाना है? क्लियर है सबका? बोलो कुछ। अगेन ओके। सर हम्म। बेसिस से मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। बेसिस मीन्स क्या, जैसे हम लोग का फ्यूचर प्राइस जैसे मान लीजिए 3 महीने का निकाल रहे हैं, फिर वो चीज तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे उसका एक्सपायरी नजदीक आएगा उसका प्राइस गिरेगा, करेक्ट टाइम वैल्यू ऑफ। तो करेक्ट। लेकिन वो बेसिस है क्या, मतलब वो बेसिस से इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा। बेसिस बस इन दोनों का डिफरेंस है, स्पॉट और फ्यूचर का प्राइस में जो डिफरेंस है कितना था, यहाँ पे 300 था, 10,000 और 10,300 के बीच में कितना डिफरेंस था, 300 था, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो बेसिस है, मतलब जो गैप है स्पॉट और फ्यूचर के बीच में, जो गैप है वो धीरे 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 कम होते 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 एंड में जीरो हो जाएगा बेसिस, यही मतलब है, ठीक है। बेसिकली समझ क्या समझ में आया या नहीं? समझ गया समझ गया। ओके। बेसिस बेसिकली है क्या, देखो सर बेसिस की नीड क्या है? नहीं यही है ना बेसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। बेसिस यही है कि स्पॉट और फ्यूचर प्राइस के डिफरेंस में, बीच में जो डिफरेंस है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ओनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपका कमोडिटी के केस में होता है स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, जो बाकी कॉस्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो डेफिनेटली है, ठीक है। और देखो ये सिंपल, अगर देखोगे लॉजिकली देखोगे, इस दिन के लिए, ठीक है, पूरा एंड डे के लिए मैं स्पॉट में जितना मिल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में किसी को सेम डे का ही फ्यूचर में बोलूँगा, पूरा बेसिक पे जाओ, फॉरवर्ड का मतलब क्या है, फॉरवर्ड या और फ्यूचर का मतलब क्या था कि हम फ्यूचर के किसी डेट के लिए प्राइस फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम आज ही के दिन के लिए आज ही का फिक्स कर रहे हैं, तो क्या ही प्राइस रहेगा, दोनों का सेम ही रहना चाहिए, 10,000 10,000, करेक्ट। आज ही खड़े होके आज ही के लिए फिक्स कर रहे हैं तो 10,000 का भी प्राइस करोगे ना, तो अब समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको बोला जाता है बेसिस, और स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस है इसको बोला जाता है बेसिस, मतलब जो स्प्रेड है, ठीक है। स्प्रेड नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं बेसिस, स्पॉट और फ्यूचर के बीच में कितना डिफरेंस है,
ठीक है, हम ये देखेंगे एक प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। देखो, अगर ये क्लियर हुआ है तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अदानी कहाँ गया? हम्म, अदानी का हम लोग चलते हैं FNO पे, ठीक है ऑलरेडी खुला। इंडेक्स फ्यूचर है, मैं किसी एक स्टॉक का ले रहा हूँ, अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस का देख सकते हो, यहाँ पे देखो 3 एक्सपायरी आ रही है, एक 29 जून को, एक 27 जुलाई को, एक 31 अगस्त को। ठीक है, मतलब 29 जून वाला 3 महीना पहले स्टार्ट हुआ होगा, अभी 29 जून को एक्सपायर हो जाएगा। 27/7 को जो है वो 3 महीना पहले स्टार्ट हुआ होगा, 27 जून जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। ये बीच बीच में डेट लिया गया है 29, 27, 31, बिकॉज मैंने बोला ना लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर होता है, तो 29 को लास्ट थर्सडे होगा, 27 को लास्ट थर्सडे होगा जुलाई का, 31 को लास्ट थर्सडे होगा। ये जुलाई और अगस्त से आई थिंक ये फ्राइडे को कर रहे हैं, लास्ट फ्राइडे को से भी रूल चेंज हो रहा है, बट फॉर नाउ इट इज़ थर्सडे। ओके, तो एक चीज़ देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइजेस देखो जो अभी एक्सपायर कर रहा है, आज 15 तारीख है, 29 तारीख को देखो एक्सपायर कर रहा है। ठीक है, अगर इसका फ्यूचर देखेंगे, देखो इसका फ्यूचर देखते हैं पहले तो, इसका फ्यूचर है या नहीं? हाँ है, देखो। अच्छा, इसका स्पॉट रेट कितना है पहले तो निकाल लेते हैं दोनों का। स्पॉट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस, स्पॉट रेट कितना है आज? 24,457 है स्पॉट रेट। ठीक है, ये याद रखो 2457 है। ओके, देखो 15 दिन, आज 15 तारीख हो गया, 29 तारीख के एक्सपायरी वाला का प्राइस कितना है? फ्यूचर का प्राइस कितना है? 2464। तो बेसिस कितना हुआ? पूजा बताओ, बेसिस कितना हुआ यहाँ पे? 54 का वहाँ पे प्राइस था, 57 का यहाँ पे है 64, तो बेसिस कितना हुआ? समझ में आ रहा है या नहीं? 7 रुपया। ओके, बोलो। अच्छा ओके, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। एनीवेज, ये समझ में आ रहा है। देखो, स्पॉट का रेट है, एक्चुअल स्टॉक का रेट है 2457, और इसका फ्यूचर का रेट है 2464। कब की एक्सपायरी के लिए? 29 जून की एक्सपायरी के लिए। अब इसका जुलाई का एक्सपायरी देखो, जुलाई की एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो जुलाई का एक्सपायरी देखोगे तो देखो 2480 है। ठीक है, तो इसमें बेसिस कितना है? 57 से मतलब ऑलमोस्ट 23 रुपया का बेसिस है। ठीक है, देख पा रहे हो, जिसका जुलाई में एक्सपायरी हो रहा है उसका 23 रुपये का। दैट्स ओके पूजा, देखो जिसका जुलाई में एक्सपायरी है उसका 23 रुपये का बेसिस है, जिसका अभी 12-15 दिन में एक्सपायरी है उसका 7 रुपये का बेसिस है। ठीक है, और जिसका 31 अगस्त में एक्सपायरी है उसका है कितना है, रुको, उधर 2497। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपया का एक्सपायरी बेसिस है। ठीक है, तो 7, 23 और 40। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर एट एक्सपायरी स्पॉट रेट हैज़ टू बी, अभिषेक फिर से बताओ। फ्यूचर के पास आना चाहिए, नहीं तो हम फ्यूचर को एडवर्टाइज कर, मेरा मतलब है। सुनाई नहीं दिया क्लियर क्लियर, फिर से बताओ, सॉरी। एक्सपायरी में जो एक्सपायरी का लास्ट डेट होता है, हम्म, अ, उस डेट के आसपास स्पॉट रेट फ्यूचर के पास आना चाहिए, नहीं तो हम करेक्ट, एडवर्टाइज कर सकते हैं। करेक्ट, आर्बिट्राज नहीं तो आ जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा रहेगा तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी आएगी, बिकॉज तुम्हारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही बस इतना ही है, और फिर बट एक्चुअल में ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, अगर कम है तो आर्बिट्राज आ सकता है, दैट्स वाई बेसिस जो है वो हमेशा पास रहेगा, स्पॉट और बेसिस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने देखा है जी कि अदानी का जो स्टॉक है, अदानी का स्पॉट रेट कितना चल रहा है? 2457।
स्पॉट पे चल रहा है, ठीक है। जो अभी 15 दिन में एक्सपायरी है जून का, ठीक है, जून एक्सपायरी, उसमें कितना था, उसमें था 2464 था। जिसका जुलाई में एक्सपायरी है उसका कितना था, आई थिंक 2480 ऐसा कुछ था। फिर जिसका अगस्त में एक्सपायरी था वो था 2497, ठीक है। तो देख सकते हो जिसका ज़्यादा पास पास आ रहा है, जून एक्सपायरी पास में है, ठीक है, इतना ही टाइम में। ओके, तो इसके लिए इस पर इसका बेसिस कितना है, 7 का बेसिक है, बेसिस है। इसका बेसिस कितना है टोटल, इसका 23 के आसपास था। फिर इसका बेसिस कितना है, 40 के आसपास। तो जिसका ज़्यादा टाइम उसका बेसिस ज़्यादा, जिसका टाइम कम उसका बेसिस कम। ये जो बेसिस कम होता जाता है इसको बोला जाता है कन्वर्जेंस इफेक्ट, ठीक है। लिख लेता हूँ, रुको। As we approach towards the maturity or expiry, towards the expiry, the basis will start reducing and will eventually become zero. Zero on expiry. Zero on expiry. So on expiry, spot इक्वल्स टू फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है, एक्सपायरी के। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस इफेक्ट, ठीक है। ये सबका क्लियर है इसमें, आई होप किसी का कुछ डाउट नहीं है। बस एक और चीज़ लिख लेता हूँ, एक इसके बाद एक और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, बैकवर्डेशन मार्केट और कॉन्टेंगो मार्केट। कॉन्टेंगो मार्केट किसको बोला जाता है, देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सिलेबस में है, पूरा डिटेल में है, और प्रैक्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से माइट नॉट बी रिलेवेंट ये, बट कुछ कभी भी ये पूछ सकते हैं कि बेसिस, इंस्टेड ऑफ गिविंग द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ये बोल देंगे कि बेसिस दिया हुआ है, ठीक है, इतना बेसिस है, स्पॉट इतना है, और मार्केट में इतने बेसिस पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये दे रहे हैं तो इसका मतलब है स्पॉट प्लस बेसिस करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर प्राइस आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेसिस को समझो कि बेसिस बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉन्टेंगो मार्केट क्या है बेसिकली, कि जब व्हेन फ्यूचर प्राइस, कॉन्टेंगो मार्केट और जो बैकवर्डेशन मार्केट, दो टाइप के मार्केट होते हैं, वो बेसिकली कमोडिटीज़ के लिए रिलेवेंट होता है जनरली। ये व्हेन फ्यूचर प्राइस इज़ मोर देन स्पॉट प्राइस, जो कि हमारी नॉर्मल केस में होता है, हमेशा कॉन्टेंगो मार्केट ही होता है, ठीक है। फ्यूचर प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस के लिए होता है। बट कमोडिटीज़ के केस में क्या होता है, ऑयल हो गया, कॉर्न हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस सब के केस में फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर को देख रहे हैं कि फ्यूचर थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बैकवर्डेशन मार्केट, ठीक है। बैकवर्डेशन मार्केट क्या है, इवन फ्यूचर प्राइस इज लेस देन स्पॉट रेट, स्पॉट प्राइस। दिस हैपेंस व्हेन वी हैव uncertainty for the future rate, uncertainty, or any, this happens to have uncertainty or any calamity or any natural, any issues, calamity, calamity नहीं बोलूँगा, any foreseen issues in the future, in the future price, ठीक है। मान लो कि गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का रेट अभी चल रहा है, मान लो 57,000 पे गोल्ड का रेट चल रहा है। हमें लग रहा है कि फ्यूचर में लग रहा है कि गोल्ड का प्राइसेस गिरेंगे, ठीक है। मान लो कि ऐसा कुछ है कि 3 महीने के बाद हमें लग रहा है कि कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होने वाली है, ठीक है।
आने वाला है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस गिरेंगे। ये रेयरेस्ट सिनेरियोज हैं। नॉर्मली हमेशा कॉन्टेंगो मार्केट चलता है। बैकवर्डेशन मार्केट तब होता है कि ये कमोडिटीज़ के केस में, जनरली गोल्ड हो गया या फिर ऑयल हो गया। ऑयल को हमें लग रहा है कि मान लो सऊदी अरबिया की कुछ रेगुलेशंस चेंज होने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें हमें ज़्यादा, या फिर फॉरेन पॉलिसी के कारण हमें ज़्यादा ये मिल सकता है, ठीक है। मान लो हम ज़्यादा ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो इसीलिए ऑयल के डिमांड्स में भी हो सकता है कि फ्यूचर में ऑयल के डिमांड्स गिरने वाले, तो ऑयल के प्राइसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो, तो इस केस में जनरली फ्यूचर के प्राइसेस कम होते हैं, बट ये बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं, ओके। happens only happens only in commodities market. Generally in commodities market. क्लियर है सबका? ये सब छोटे छोटे थ्योरीज हैं। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, एक थ्योरी भी पूछ सकता है कि बेसिस क्या है, कॉन्टेगो मार्केट क्या है और बैकवर्डेशन मार्केट क्या है, ओके। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि स्पॉट रेट दिया होगा और फिर बेसिस दिया होगा, फ्यूचर नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आपको फिर बैकवर्ड मतलब बेसिस को यूज़ करके फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करके फिर आर्बिट्राज कैलकुलेट करना है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। क्लियर है सबका यहाँ तक, या फिर कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन। चलो, इफ देयर इज नो अदर डाउट वी कैन क्लोज द सेशन। कुछ अगर डाउट है किसी का, कुछ प्रीवियस सेशंस मिस हो गया है तो बोल सकते हो मुझे, ठीक है। और जो भी होमवर्क्स दे रहा हूँ डेफिनेटली सेम डे ही ट्राई करो, ठीक है। एटलीस्ट ज़्यादा अगर कर नहीं पा रहे हो तो आप पूरा मत छोड़ो, एटलीस्ट एक ओवरलुक कर लो, ठीक है। हो सके तो 15-20 मिनट तो एटलीस्ट दे ही सकते हो ना। 15-20 मिनट में बस एक जो कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं उसको बस एक ओवरव्यू करो, क्वेश्चन को बस एटलीस्ट देख लो, ठीक है। कैलकुलेटर में करो, डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर में करो, ठीक है। बट कंसिस्टेंटली हर दिन करो, ठीक है, तभी जाके ये क्लियर होंगे। अदरवाइज ऐसे करके छोड़ दोगे फिर ये काम नहीं है, ओके। चलो, लेट्स क्लोज द सेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।